इस वीडियो में आपको क्लास 10 सोशल साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। फर्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1922 में, सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 2, ग्रीस में शहर राज्य को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है पोलिस, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3, महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 80 वर्ष, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 4, रोमन साम्राज्य का पतन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है 5वीं शताब्दी में, डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 5, अरब साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है हजरत मोहम्मद ने, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 6, किस देश ने ओपन डोर पॉलिसी शुरू की? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 7, सत्ता की साझेदारी वांछनीय है क्योंकि इससे मदद मिलती है? तो इसका राइट आंसर है संघर्षों की संभावनाओं को कम करना, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 8, केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा बेल्जियम में प्रचलित तीसरी प्रकार की सरकार कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है सामुदायिक सरकार, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 9, एक स्थानीय सरकार में सभी पदों में से कम 1/3 पद किसके लिए आरक्षित होते हैं? महिलाओं के लिए, ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 10, एक व्यक्ति जो महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करता है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है नारीवाद, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से किस देश ने एक दलीय प्रणाली अपनाई? तो चीन ने, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 12, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1980 में, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 13, यहाँ पे देखिए शुरू में खालिस्तान दिया गया है। खालिस्तान यानी कि ब्लैंक या डैश बोल सकते हैं आप, लोगों का एक समूह जो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता हासिल करने के लिए एक साथ आते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? राजनीतिक दल। तो यहाँ पे आपको जो ब्लैंक दिख रहा होगा इसके अंदर आएगा राजनीतिक दल, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 14, भारत के किस क्षेत्र में लौह एवं इस्पात उद्योग स्थापित है? तो ये छोटा नागपुर पठार जो है, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो ये पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे की जाती है, तो हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर है, डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 16, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, बी ऑप्शन राइट है। आपको बताना है बड़े की जगह यहाँ पे सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, यानी कि भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, आपको जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। लगभग सभी स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता है। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है? तो इसका राइट आंसर है WTO, सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 18, आर्थिक विकास को मापने का सबसे सामान्य तरीका कौन सा है? आय, जिसको हम बोलते हैं इनकम, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 19, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं तो किसके द्वारा लिए जाते हैं? सदस्यों के द्वारा, तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 20, वह कौन सा कारक है जिसमें वैश्वीकरण प्रक्रिया को प्रेरित किया है? तो इसका राइट आंसर है प्रौद्योगिकी, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 21, सेक्शन बी स्टार्ट हो गया। सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों की कोई 2 विशेषताएं बताएं। तो इसका आंसर है सभ्यता के नगरों में पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 टीले मिले हैं। पूर्व टीले पर आवास क्षेत्र और पश्चिमी टीले पर दुर्ग स्थित था। यह नगर मजबूत रक्षा प्राचीर से युक्त थे जिसमें जो है बुर्ज बने हुए थे। इस सभ्यता में मुख्य जो सड़कें थी वो नगर को 5-6 खंडों में विभाजित करती थी। मोहनजोदड़ो में मुख्य सड़कें 9.15 मीटर और गलियां 3 मीटर चौड़ी थी। सड़कें कच्ची जो है होती थी। क्वेश्चन 22 का विश्व मानचित्र पर मेसोपोटामियन सभ्यता के 2 नगरों को दर्शाइए। तो मानचित्र पे आप खुद दर्शा सकते हैं, मैं आपको नाम बता देता हूँ। एक तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सुमेरियन, इसके अलावा लिख सकते हैं यहाँ पे असीरियन। इसने 2 ही पूछे हैं, 2 ही नगर पूछे हैं। इसके अलावा अगर आप जो है तीसरा लिखना चाहें तो आप जो है दिखा सकते हैं बेबीलोनियन। ये 3 जो है यहाँ पे आप दर्शा सकते हैं जो हमें
मेसोपोटामिया सभ्यता के नगर। क्वेश्चन 23, खनिजों का वर्गीकरण कीजिए। तो जो खनिज है इनको 3 भागों में जो एक तरीके से बांटा जाता है, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। याद रखना आपको, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। अगर इनकी बात करें धात्विक खनिज, तो जैसे लौह धातु, इसमें लौह का अंश होता है, जैसे कि लौह एस्क, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट। एलोह है धात्विक के अंदर, यहाँ पे अगर हम बात करें एलोह है, जैसे कि तांबा, सीसा, जस्ता। बहुमूल्य खनिज सोना, चांदी, प्लेटिनम। नेक्स्ट अगर बात करें अधात्विक, तो अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना, पत्थर, संगमरमर और बलुआ पत्थर। और लास्ट है ऊर्जा खनिज, कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन 24, प्राकृतिक गैस और बायोगैस में अंतर बताइए। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राकृतिक गैस के बारे में। तो देखिए, यह खनिज का एक रूप है। यह धरातल के नीचे प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है। यह घरेलू कार्यों के साथ साथ वाणिज्यिक रूप में भी जो प्रयोग किया जाता है। इसी के जो है और में दे रखा है कि बायोगैस, इसे गली सड़ी वनस्पति तथा पशुओं के अपशिष्ट पदार्थों से बनाया जाता है। इसे यंत्रों द्वारा बनाया जाता है। यह ऊर्जा का एक स्वच्छ ईंधन है। इसे केवल घरेलू कार्यों यानी कि अवाणिज्यिक में जो है प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 25, ग्राम सभा क्या है। तो ग्राम सभा किसी एक गांव या पंचायत का चुनाव करने वाले गांवों के समूह की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर बनी संस्था है। किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में जो नाम दर्ज होते हैं उन व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। और आपको पता होगा इनके लिए जो है 18 साल से जो है ज़्यादा एज होनी चाहिए, यानी कि 18 साल से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए वोट डालने के लिए। क्वेश्चन 26, प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, जिसको छिपी हुई बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी या फिर अल्प बेरोजगारी कहते हैं। तो इसका आंसर है यह वह बेरोजगारी है जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से तो काम कर रहे होते हैं परंतु सभी अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं। अगर उनमें से कुछ व्यक्तियों को हटा दिया जाता है तो भी कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार की बेरोजगारी को प्रच्छन्न यानी कि अल्प, छिपी, अदृश्य बेरोजगारी कहा जाता है। यह बेरोजगारी कृषि क्षेत्र इसमें पाई जाती है। सेक्शन सी, केस स्टडी बेस्ड टाइप के जो क्वेश्चन है यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन 27, तो इसको यहाँ पे आपको जो है एक्सट्रैक्ट दिख रहा होगा, पैराग्राफ दिख रहा होगा, इसको और आप बिल्कुल आपको ध्यान से पढ़ना है। वीडियो को पॉज करके आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ तक जो है ये लास्ट यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब इसी से रिलेटेड नीचे जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनके आंसर आपको देने हैं। तो इसी पैसेज से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, गरीबों को किसी राष्ट्र में बेहतर हिस्सेदारी के लिए आवाज़ कैसे मिल सकती है। तो उन्हें उचित प्रतिनिधित्व कब दिया जाएगा, ये भी सही है। उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिलेगा, ये भी सही है। तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोनों ए और बी क्या है, राइट। इसी में देखिए दूसरा क्वेश्चन है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि निम्नलिखित में से किस कारक पर जो है निर्भर करती है। तो ये निर्भर करती है देश की जनसंख्या का आकार के ऊपर, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3, आर्थिक विकास का लाभ समान रूप से क्यों वितरित किया जाना चाहिए। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है आर्थिक रूप से सम समाज बनाना, बिल्कुल सही है। सामाजिक न्याय के विचार को बढ़ावा देना, ये भी सही है। समाज में असमानता को कम करना, ये भी सही है। तो इसमें डी ऑप्शन राइट, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 4, गरीब देश दुनिया की संपत्ति में ज़्यादा हिस्सा पाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है उन्हें अपने आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पहल करनी चाहिए, बिल्कुल सही। उन्हें इस मुद्दे के लिए आवाज़ उठाने के लिए एकजुट होना चाहिए, ये भी सही है। उन्हें अपने स्वयं के उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना चाहिए, जो थर्ड है ये गलत है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है, दोनों ए और बी क्या हो जाएंगे यहाँ पे, राइट। तो इसमें जो डी ऑप्शन है अपना राइट रहेगा। इंग्लिश में दे रखा है, इंग्लिश में अगर आपको पढ़ना है तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 28, ये भी केस स्टडी बेस्ड टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि यहाँ पे आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, एक पैसेज दे रखा है, इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेंगे उनका आंसर आपको देने हैं। तो वीडियो को पॉज करके यानी कि वीडियो को रोक के आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ तक ये जो है कंप्लीट हो चुका है। नीचे जो है निम्नलिखित प्रश्न पूछे गए हैं जिनके आंसर आपको देने हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, फर्स्ट विकासात्मक लक्ष्य का अर्थ है। तो इसका अर्थ है समाज के सभी वर्गों के लक्ष्य, सी विकल्प सही, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 2 यहाँ पे देखिए ब्लैंक डैश दे रखा है, यहाँ पे खालिस्तान दिया हुआ है। लक्ष्यों से देश का जो जीडीपी घटी है। तो देखिए जीडीपी के बारे में यहाँ पे कोई भी जो बात नहीं की गई, तो इनमें से कोई नहीं। तो इसमें डी ऑप्शन क्या रहेगा, राइट। क्वेश्चन 3, यदि महिलाएं वैतनिक कार्यों में लगे तो समाज में उनकी क्या बढ़ेगी।
तो समाज में जो है उनकी सम्मान, गरिमा, प्रतिष्ठा सभी चीज़ बढ़ेंगी। तो इसमें डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 4, राष्ट्रीय विकास का अर्थ केवल महिलाओं के लक्ष्यों के बारे में सोचना है, न कि समाज के अन्य सदस्यों के बारे में। देखिए यहाँ पे केवल महिलाओं के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। तो इसमें जो है केवल महिलाओं के कारण ये क्या हो जाएगा यहाँ पे गलत, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है क्या हो जाएगी यहाँ पे फॉल्स। नीचे यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया, अगर आपकी इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो यहाँ पे आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। सेक्शन डी देखिए, यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप की क्वेश्चन है, भारत पर विदेशी आक्रमण के क्या प्रभाव पड़े हैं। तो बहुत सारे जो हैं यहाँ पे प्रभाव पड़े हैं। तात्कालिक कारण की बात करें तो इस्लाम का प्रसार, जन धन की हानि, कमजोर युद्ध नीति, कला एवं साहित्य को आघात। और दूरगामी प्रभाव में आप कह सकते हैं कि भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना, सामंती प्रथा का अंत, इस्लामी स्थापत्य का विकास और शिक्षा और भाषा पर प्रभाव। क्वेश्चन 30, भारत में साम्राज्यवाद के उदय का मुख्य कारण बताएं। यानी कि साम्राज्यवाद का जो मुख्य कारण है, उसका उदय का जो मुख्य कारण यहाँ पे आपको बताना है। तो पहला है यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति, दूसरा यूरोपीय देशों में अतिरिक्त पूंजी, नेक्स्ट ईसाई धर्म प्रचारकों का योगदान, यूरोपियन राष्ट्रवाद की भावना, सभ्य बनाने का अभियान, यातायात और संचार के साधन, एशिया और अफ्रीका में अनुकूल परिस्थितियाँ। क्वेश्चन 31, स्थानीय सरकारों के क्या लाभ हैं, इनके लाभ बताने हैं। तो पहला है नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है, इससे लोकतंत्र की जड़ और मजबूत होती हैं। दूसरा पॉइंट है, इससे महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ने के साथ साथ हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज़ मजबूत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे गाँव और शहरों का जो सर्वपक्षीय विकास हुआ है। क्वेश्चन 32 का, सूती कपड़ा उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात में क्यों केंद्रित है। तो इसका आंसर है, इन राज्यों की काली मिट्टी कपास की उपज के लिए अति उत्तम है, इसलिए यहाँ अधिक कपास पैदा होती है। दूसरा पॉइंट है, अधिक जनसंख्या के कारण यहाँ सस्ते मजदूर आसानी से मिल जाते हैं। तीसरा पॉइंट, इन राज्यों में बैंकिंग व्यवस्था विकसित है। चौथा पॉइंट, यहाँ यातायात और संचार के साधन विकसित हैं। पांचवा पॉइंट, यहाँ मुंबई बंदरगाह है जिससे तैयार माल को आसानी से विदेशों में भेजा जाता है। क्वेश्चन 33, रेलवे की कोई 3 खूबियां बताएं। तो इसका पहला पॉइंट है, यह सस्ता, सुरक्षित और आरामदायक परिवहन का साधन है। दूसरा पॉइंट, खनिजों के परिवहन के लिए यह सुविधाजनक है। तीसरा पॉइंट, लंबी दूरी की यात्रा के लिए यह लाभदायक है। चौथा पॉइंट, यह उद्योगों और कृषि के विकास में भी जो है सहायक है। सेक्शन ई, यहाँ पे देखिए बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें पहला है 34 का, महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले क्षण का वर्णन करें। यानी कि आप कह सकते हैं कि महात्मा गांधी के आंदोलन का वर्णन करें। तो महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद कराने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो निम्न प्रकार से है। पहला, गांधी जी ने 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और उन्होंने पूरे भारत का दौरा किया। दूसरा पॉइंट, 10 मार्च 1919 को रोल्ट एक्ट पारित किया गया, जिसके कारण 3 अप्रैल 1999 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसके बाद गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया। तीसरा पॉइंट, उन्होंने भारत सरकार के सभी मेडल और पुरस्कार लौटा दिए और केसर ए हिंद की उपाधि भी लौटा दी। चौथा पॉइंट, फरवरी 1922 में चोरी चोरा की घटना के बाद इस आंदोलन को वापस ले लिया गया, क्योंकि इस आंदोलन ने हिंसक रूप धारण कर लिया। पांचवा पॉइंट, 1929 में उन्होंने पूर्व स्वराज का जो है प्रस्ताव रखा। छठा पॉइंट, 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन को आरंभ कर दिया। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक बनाया और नमक आंदोलन का उल्लंघन किया। सातवां पॉइंट, यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। ब्रिटिश सरकार ने मजबूर होकर 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता करना पड़ा। आठवां पॉइंट, 8 अगस्त 1942 को बंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया, लेकिन अगले ही दिन कांग्रेस के मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी की क्रांति के क्या कारण थे। तो इसके देखिए निम्नलिखित कारण थे। पहला, यानी कि 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इस क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण था, अंग्रेजी सरकार की शोषणकारी नीतियों के कारण किसानों की हालत खराब हो गई और उन्हें भारी लगान चुकाना पड़ता था। दूसरा पॉइंट, हस्तशिल्प
उद्योग विनाश के कगार पर आ गए थे। तीसरा पॉइंट, भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव किया गया। चौथा पॉइंट, ईसाई धर्म के प्रचार से भारतीय धर्म संस्कृति को नुकसान हुआ। पांचवा पॉइंट, अंग्रेजों ने नई वन नीति लागू की जिस कारण आदिवासी भी उनके खिलाफ हो गए। छठा पॉइंट, भारत से बड़ी मात्रा में धन की निकासी की गई जिससे भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई। इस प्रकार सभी भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हुए और 1857 की क्रांति हुई। देशी राज्यों पर भी जो है अनेक प्रतिबंध लगाए गए। क्वेश्चन 35, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की क्यों आवश्यकता है? आवश्यक व्याख्या कीजिए। और इसी की ओर में है कि लोकतंत्र में स्थानीय स्वशासन की ताकत और सीमाओं का मूल्यांकन करें। अलग से वीडियो में ये बड़े क्वेश्चन है, मैं इनका आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। 36, व्यावसायिक कृषि किसे कहते हैं? इसी की ओर में पिछले 15 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रकृति पर एक नोट लिखिए, यानी इनको जो एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 37, उपभोक्ता आंदोलन से आपका क्या अभिप्राय? कुछ ऐसे कारणों पर चर्चा करें जिसमें उपभोक्ता का शोषण होता है। वह इसी की ओर में है कि वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है? कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभावों का वर्णन करें। सेक्शन F यानी कि मैप जो है मानचित्र पर आधारित ये क्वेश्चन दिए गए हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता का हरियाणा का एक केंद्र लिखना है यहाँ पे, जैसे राखी गढ़ी हिसार में है, मिठाथल भिवानी में है। मोहम्मद गजनवी द्वारा ध्वस्त सोमनाथ मंदिर की का स्थान ये जो है गुजरात में स्थित है। ये आप खुद अपनी जो समझ से आप कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। मुंबई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मुंबई में। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय जो है ये हैदराबाद में है। बिल्कुल नॉर्मल से हैं, लगभग सभी आपको पता होगा। ये भी हिसार का भी पता है आपको, राखी गढ़ी, मिठाथल भिवानी। नीचे गुजरात में जो आपको ये दिखाना है, ये उड़ीसा जो है, ये उड़ीसा के अंदर आपको हीराकुंड बांध दिखाना है। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है भारत में अभी फिलहाल कितने राज्य हैं, टोटल राज्य कितने हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और साथ ही साथ यूनियन टेरिटरी जिनको हम केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, राज्य कितने हैं और केंद्र शासित प्रदेश यूटी कितनी है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। नॉर्मल सा क्वेश्चन लगभग सभी स्टूडेंट्स को पता होगा। ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मैं इसलिए पूछता हूँ ताकि मुझे पता चले आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं। साथ ही साथ आपकी नॉलेज का भी टेस्ट हो जाता है कि आपको नॉलेज कितनी है। अगर फिर भी आपको आंसर नहीं पता है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको कमेंट में इसका जो है राइट आंसर बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।